नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि वीआरवी के ऊपर है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं और ये मेरा सेकंड पार्ट है जो कि हीट पंप सिस्टम के ऊपर है। और फर्स्ट पार्ट जो है आप मैं वीडियो में ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके उसको पूरा देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट है ये हीट पंप सिस्टम के ऊपर है। और हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वीआरवी एंड वीआरएफ सिस्टम, उसमें हमने जो कूलिंग ओनली सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब दोस्तों, जो सेकंड पार्ट बना रहा हूं मैं ये है हीट पंप सिस्टम के ऊपर। हीट पंप सिस्टम दोस्तों, आज हम वीआरवी के अंदर हीट पंप सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, हीट पंप जो सिस्टम होता है वो कूलिंग ओनली सिस्टम का एडवांस वर्जन होता है। इस हीट पंप सिस्टम के अंदर हम कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी अपनी वीआरवी मशीन के अंदर ले सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा होगा कि अगर आपके पास 10 कमरे हैं, आप 10 कमरों में सबके अंदर कूलिंग सिस्टम ले सकते हैं या सबके अंदर हीटिंग सिस्टम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हीट पंप सिस्टम होता है इसके अंदर एक लिमिटेशन ये होती है कि आपके पास 10 कमरे हैं और 10 कमरों में से आप 5 कमरों में हीट चाहते हैं और 5 कमरों में कूलिंग चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम हीट पंप सिस्टम में कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हीट पंप सिस्टम के अंदर एक स्क्रॉल इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और उसके बाद दोस्तों इसमें एक रिवर्सिंग वॉल्व 4 वे होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम रिवर्सिंग वॉल्व बोलते हैं, जो कि ये 4 तरीके से काम करता है। इसका अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। तो इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एक कंडेंसर होता है जिसको हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर हम इसको कंडेंसर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी ये आउटडोर यूनिट का काम करता है, कभी ये इंडोर यूनिट का भी काम करता है। मतलब कूलिंग इफेक्ट भी इसमें आता है और इसमें हीटिंग इफेक्ट भी आता है, इसलिए हम इसको आउटडोर यूनिट बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये हमारे इंडोर यूनिट होते हैं जो कि हमारे रूम में लगे होते हैं। और इसी तरह इसी के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट भी आता है और हीटिंग इफेक्ट भी आता है, क्योंकि जो हमारा वीआरएफ हीट पंप सिस्टम होता है उसके अंदर दोनों सिस्टम चलते हैं। कूलिंग भी इफेक्ट आता है और हीटिंग का भी इफेक्ट आता है। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये एक ई वॉल्व लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, और ये वॉल्व जो है इसके सेंसर का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद इसमें एक एनआरवी वॉल्व होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व। ये जो वॉल्व होता है, ये जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। इस समय इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, ये आप देख रहे हैं जो सिंबल है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन एक साइड में है, ये सिर्फ इस तरफ से इसके फ्लो को जाने देता है। अगर ये फ्लो यहाँ से जाएगा तो ये वॉल्व उसको रोकेगा। तो दोस्तों ये जो एनआरवी वॉल्व होता है ये एक हमारा यहाँ आउटर यूनिट में लगा होता है, और ये हमारा जो इंडोर यूनिट होते हैं इसके अंदर भी आप ये देख रहे हैं एनआरवी वॉल्व लगा होता है, जो कि रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन को सिंगल साइड में रखता है, एक ही तरफ से उसके फ्लो को जाने देता है। तो ये एनआरवी वॉल्व हमारे इंडोर यूनिट में भी लगे होते हैं। दोस्तों, ये जो ई वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, इसका क्या काम होता है, ये इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है इस फ्लो को कंट्रोल करता है। जितना टेम्परेचर इंडोर यूनिट के अंदर रूम के अंदर हमें चाहिए होता है उसके हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को प्लस या माइनस करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं। अब सपोज हमारा रूम अगर ठंडा है, अगर ठंडा होगा तो ये जो वॉल्व है ये उसको सेंस कर लेगा और जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उसको कम कर देगा। और अगर हमारा रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर रूम गर्म है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व इस टेम्परेचर को सेंस करेगा और जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उसको बढ़ा देगा। इसलिए इस वॉल्व के थ्रू रूम के अंदर कूलिंग प्लस और माइनस इस वॉल्व के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीआरएफ हीट पंप के बेसिक पार्ट्स के बारे में बताया। और दोस्तों ये जो आप इंडोर यूनिट देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने अभी 3 लिए हैं। ये यूनिट 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इस पर कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा दोस्तों, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हीट पंप सिस्टम होता है इसके अंदर ये जो कूलिंग और हीटिंग होती है ये इस रिवर्सिंग
वाल्व 4 वे के थ्रू कंट्रोल होती है। अब दोस्तों ये जो रिवर्सिंग वाल्व होता है ये ऑटोमेटिक भी काम करता है और आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको सपोज हीटिंग चाहिए तो आप अपने मैनुअल रिमोट से भी इसको हीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कूलिंग चाहिए तो इसको आप रिमोट से कूलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर कुछ सेंसर भी लगे होते हैं, ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करके अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा कि इसको कूलिंग पे जाना है या इसको हीटिंग पे जाना है। तो वो सेंसर भी इसके अंदर लगे होते हैं, तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ऑटोमेटिक भी करता है और मैनुअल भी करता है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करते हैं वीआरएफ हीट पंप के अंदर कूलिंग साइकिल की। अब कूलिंग साइकिल के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेशर है। दोस्तों इस कंप्रेशर से जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एक डिस्चार्ज पाइप के थ्रू यहाँ से रिवर्सिंग वॉल में एंटर करता है। और जैसे ये रिवर्सिंग वॉल में एंटर करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 वॉल्व लगे होते हैं। ये जो 2 वॉल्व ब्लू कलर के देख रहे हैं ये कूलिंग के लिए होते हैं, और ये जो 2 वॉल्व आप एच पे देख रहे हैं रेड कलर के, ये हीटिंग के लिए होते हैं। अगर हमें कूलिंग मशीन कूलिंग साइकिल चाहिए होता है तो ये कूलिंग वाले जो वॉल्व होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और हीटिंग के क्लोज हो जाते हैं। और अगर हमें हीटिंग चाहिए होता है तो कूलिंग के वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और हीटिंग के वॉल्व ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ये हमारा रिवर्सिंग वॉल्व जो 4 वे सिस्टम है उसके थ्रू होता है। और ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये हमारा इस वॉल्व के अंदर एंटर करता है। तो दोस्तों इस 4 वे रिवर्सिंग वॉल्व में 2 कूलिंग के वॉल्व होते हैं और 2 हीटिंग के वॉल्व होते हैं। तो जब कूलिंग साइकिल स्टार्ट होता है तो ये कूलिंग के वॉल्व ओपन हो जाते हैं और हीटिंग के वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इसमें से हीटिंग के जो वॉल्व है इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें से हीटिंग के वॉल्व हटा दिए। अब आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट चला है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, ये यहाँ से एंटर हमारा इस वॉल्व में करेगा और यहाँ पर इसको ये वॉल्व जो है ये ओपन मिलेगा, और यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे ये हमारा जो आउटडोर यूनिट है यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से आउटडोर यूनिट में जब जाएगा तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री टू 50 डिग्री होता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये यहाँ से हमारा आउटडोर यूनिट के अंदर जाएगा, और ये जो हमारा वेपराइज जो रेफ्रिजरेंट है ये यहाँ से इस कॉइल में से होता हुआ नीचे आएगा और ये कंडेंस हो जाएगा, और ये कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आप जो नीचे हमें मिलेगा इसमें रेफ्रिजरेंट वो हमारे को कंडेंस लिक्विड शेप में मिलेगा हमें। दोस्तों कि जैसा आप ये देख रहे हैं ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 45 टू 50 डिग्री होता है। तो आपको ये जैसे मालूम होगा कि जो ये टेम्परेचर है जो हाई टेम्परेचर होता है इसका टेम्परेचर 45-50 के बीच में होता है, और जो इसके बाहर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। हम मान के चलते हैं कि वो 25 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास होता है। तो दोस्तों जब इसको बाहर का टेम्परेचर कम मिलता है ये क्या करता है, जो अपना टेम्परेचर है जो अपनी हीट है वो उसको बाहर छोड़ देता है, और बाहर छोड़ने के बाद ये जो इसमें जो वेपराइज रेफ्रिजरेंट होता है ये कंडेंस होके लिक्विड शेप के अंदर यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों ये जो कंडेंस लिक्विड है ये सैचुरेटेड लिक्विड जो है ये यहाँ से नीचे आएगा, और ये नीचे आने के बाद आपको ये देखेंगे कि ये जो एनआरवी है ये एनआरवी वॉल्व 1 वे ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ये लिक्विड इसको यहाँ से पास होने देगा क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये इस ई वॉल्व को इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन वॉल्व को बाईपास करेगा। तो इस केस के अंदर कूलिंग के केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है ये बाईपास हो जाएगा, और जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ से एनआरवी के थ्रू होता हुआ ये नीचे हमारे पास इस डायरेक्शन में यहाँ से ये यहाँ पर पहुँचेगा, जो कि हमारी इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट हमारे पास 3 है और तीनों का हमने अलग अलग सिस्टम बताया हुआ। मैं आपको एक एक करके तीनों सिस्टम बताता हूँ। जो ये हमारा लिक्विड है ये हमारा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर ये एनआरवी वॉल्व लगा हुआ है, इसकी डायरेक्शन बंद है, यहाँ से इसका फ्लो यहाँ से होगा, और हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा।
इसलिए ये जो लिक्विड है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में से निकलेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कुछ सेंसर होते हैं और ये जो हमारा जो हाई टेम्परेचर जो होता है रेफ्रिजरेंट, उसको ये लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों ये जो वाल्व होता है ई वाल्व, ये जो हमारा इंडोर यूनिट होता है, इस यूनिट में कितना लोड है, कितनी इसको हीट है, कितनी इसको कूलिंग है, ये सब सेंस करता है यहाँ पर। और उसी के हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता है। अगर सपोज अंदर कूलिंग कम है, इंडोर यूनिट के अंदर या रूम के अंदर हमारी कूलिंग कम है, मतलब कि हीट ज़्यादा है, तो ये यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है उसको ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर हमारा रूम ठंडा है, कूलिंग ज़्यादा है, तो हमारे ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको कम जाने देगा। तो ये इस ई वाल्व का इसका पर्पस होता है यहाँ पर। जैसे दोस्तों ये ई वाल्व से इंडोर यूनिट में एंटर करेगा और आप देखेंगे कि इंडोर यूनिट का जो रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और इसका टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही वो एंटर करेगा इंडोर यूनिट के अंदर, तो ये जो रेफ्रिजरेंट है ये वेपोराइज रेफ्रिजरेंट बन जाएगा, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, उसकी हीट की वजह से ये एवेपोरेट हो जाएगा और ये वेपराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ से निकलता हुआ रेफ्रिजरेंट, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से होता हुआ ये इस पाइप के थ्रू यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा, जो कि हमारा दूसरा रिवर्सिंग वाल्व है, जो कि पहले हमने ये वाला वाल्व यूज़ किया था, अब ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट होता हुआ यहाँ से ये कंप्रेशर में सक्शन लाइन के थ्रू वापस चला जाएगा। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से ये आउटर यूनिट से रेफ्रिजरेंट चलता है और ये इंडोर यूनिट में से होता हुआ वापस कंप्रेशर सक्शन लाइन में आ जाता है। अच्छा दोस्तों, अब ये तो हमने एक यूनिट का देखा था। अब यही जो पाइपलाइन है ये इससे जुड़ी हुई है और यही पाइपलाइन हमारी दूसरे यूनिट से भी जुड़ी हुई है। इसका भी सेम फंक्शन होगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा और यहाँ से ये एनआरवी वाल्व इसको रोकेगा, इसलिए ये ईईवी वाल्व के थ्रू हमारा इंडोर यूनिट में जाएगा और इंडोर यूनिट में ये रेफ्रिजरेंट वेपराइज होके इसी डायरेक्शन में वापस ये यहाँ से होता हुआ इस वाल्व के थ्रू कंप्रेशर की सक्शन लाइन में आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो तीसरा यूनिट है, ये भी जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ये यहाँ से आप देखेंगे ये तीसरे यूनिट से भी कनेक्ट है और ये एनआरवी वाल्व इसको जाने से रोकेगा और ये ई वाल्व के थ्रू होता हुआ ये इंडोर यूनिट में जाएगा और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट वेपराइज होके वापस इसी तरह हमारे कंप्रेशर में सक्शन लाइन के अंदर ये एंटर कर जाएगा। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है, इधर से जो आ रहा है, इसका जो ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। इसका जो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 4 डिग्री होता है और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है ये एब्जॉर्ब रूम की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। रूम की जो हीट होती है अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री के आसपास होती है। तो जैसे ही वो रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस इसका तीनों यूनिट के अंदर चलता है। और जैसे दोस्तों ये पूरा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे पहुँचता है और इसका ये साइकिल जो है, ये कंप्लीट कूलिंग साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ से अब दोस्तों आपने ये कूलिंग साइकिल देखा, जो हीट पंप है, वीआरएफ हीट पंप, ये कूलिंग साइकिल को कंप्लीट करके इस मशीन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके हीटिंग साइकिल पर आते हैं। अब ये हम हीटिंग साइकिल पर आ गए। इसमें से हमने क्या किया, जो वो ये रिवर्सिंग वाल्व है 4 वे, इसमें से हमने जो कूलिंग वाले वाल्व है उसको हमने हटा दिया और अब इसमें जो हॉट वाले वाल्व है उसको हमने ओपन कर दिया। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जो कंप्रेशर है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर को, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके ये यहाँ से आगे भेजेगा और यहाँ से ये इस वाल्व के थ्रू, जो कि हमारे रिवर्सिंग वाल्व 4 वे है, ये ओपन है, हीट वाले ओपन है। इस समय हमारे जो कूल वाले वाल्व है वो क्लोज हुआ हुआ है, हमने उसको यहाँ से टेम्परेरी हटा दिया समझने के लिए। अब वो जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा यहाँ से होता हुआ, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से होता हुआ हमारा इंडोर यूनिट में जा रहा है। कूलिंग केस में क्या हुआ था कि जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा आउटर यूनिट में जा रहा था। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हमारा
इंडोर यूनिट में जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो रिवर्सिंग वाल्व है ये काम करता है। कूलिंग के केस के अंदर ये रेफ्रिजरेंट को आउटर यूनिट में भेजता है और हीटिंग के केस के अंदर ये रेफ्रिजरेंट को इंडोर यूनिट में भेजता है। अब दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट यहां से आया है, इस कंप्रेसर से यहां पर हमारा इंडोर यूनिट के अंदर आया है, इस समय इस रेफ्रिजरेंट का जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है और इसका अप्रोक्सीमेट जो टेम्परेचर होता है ये 45 डिग्री टू 50 डिग्री इसका होता है। और ये वेपराइज रेफ्रिजरेंट जो है ये हीटिंग इफेक्ट देता है रूम के अंदर। जैसे ही ये इस इंडोर यूनिट में एंटर करता है, एंटर करते ही जो रूम का हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेट 20-25 डिग्री के आसपास होता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट है जो कि कंप्रेसर से आया अभी हमारे पास, इसका जो टेम्परेचर है ये 45 टू 50 डिग्री होता है। अब ये क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर कम होने के कारण ये अपना जो हीटिंग इसका जो है ये रूम के अंदर छोड़ देगा और रूम जो है वो हीटिंग को एब्जॉर्व कर लेगा। और जैसे ही ये हीटिंग एब्जॉर्व करेगा और ये यहाँ पर इंडोर यूनिट के अंदर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा लिक्विड के अंदर। और वो लिक्विड में कंडेंस होने के बाद ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट हमारा इधर आएगा। तो दोस्तों इधर आप देखेंगे कि ये हमारा एनआरवी वाल्व लगा हुआ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ओके है, इसलिए जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट है ये इस एनआरवी वाल्व के थ्रू यहाँ से ये पास हो जाएगा। और इस केस के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को बाईपास कर देगा, ये इसमें से नहीं निकलेगा। इसलिए ये लिक्विड यहाँ से एनआरवी के थ्रू पास होकर यहाँ से ये इसी डायरेक्शन में वापस आकर, जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहुँचेगा। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये कंप्रेसर से जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से होता हुआ हमारे इंडोर के फर्स्ट यूनिट में आया। और सेम प्रोसेस ये हमारा इंडोर यूनिट के सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर भी जाएगा और इंडोर यूनिट के थर्ड यूनिट में भी जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट हमारा जा रहा है ये यहाँ से फर्स्ट यूनिट में गया और यहीं से पाइप के थ्रू ये यहाँ से सेकंड यूनिट में जा रहा है और इसी तरह ये पाइप के थ्रू यहाँ से थर्ड यूनिट में जा रहा है। और ये सेम प्रोसेस रहेगा। ये हमारा हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 45 टू 50 डिग्री होता है, ये यहाँ से इंडोर यूनिट में जाएगा और रूम का जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता है और रूम ये अपनी हीट जो है वो रूम में छोड़ देगा और वो छोड़ने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ से एनआरवी वाल्व के थ्रू होता हुआ वापस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। और सेम प्रोसेस ये यूनिट 3 के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। और इस तरह से जितने भी इंडोर यूनिट लगे होंगे उन सब के अंदर ये प्रोसेस चलेगा और जो लिक्विड है हमारा ये हमारा वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों जितने भी ये इंडोर यूनिट है यहाँ से लिक्विड हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एनआरवी वाल्व लगा हुआ है ये रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ है। यहाँ से ये लिक्विड जो है ये फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि एनआरवी वाल्व उसको रोकेगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये इस ईई वाल्व के थ्रू पास होगा। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है इसको एक्सपेंड करेगा और जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इसका लो हो जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसका 4 डिग्री टेम्परेचर होगा। और यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये हमारा आउटडोर यूनिट के अंदर जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे है, इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 4 डिग्री है। अब आप ये मान के चलिए कि जो आउटडोर यूनिट बाहर का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री के आसपास है। अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो बाहर का टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्व कर लेगा और जैसे ही ये उसको एब्जॉर्व करेगा इस कंडेंसर में से होता हुआ ये वेपर शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से होके जो यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलेगा वो हाई टेम्परेचर जो होगा वो हमारा वेपराइज शेप के अंदर होगा। और जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ से आएगा और ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में से होता हुआ और ये कंप्रेसर की सक्शन लाइन से होता हुआ वेपराइज शेप के अंदर यहाँ पर कंप्रेसर में एंटर करेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से ये इसका साइकिल जो है, हीट साइकिल इसका सारे यूनिट में से होता हुआ और इस कंडेंसर में से होता हुआ आउटर यूनिट में से होता हुआ वापस सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में आ जाता है। दोस्तों आपने देखा कि ये जो हीटिंग साइकिल है इसके अंदर जो वीआरएफ मशीन है उसके अंदर जो इंडोर यूनिट है
वो एज ए कंडेंसर का काम कर रहा है, और जो आउटडोर यूनिट है वो एज ए एवेपोरेटर का काम कर रहा है। इसमें ये रिवर्स हो गया। कूलिंग केस में क्या होता है, इंडोर यूनिट हमारा एवेपोरेटर का काम करता है, यहाँ से ठंडी हवा हमें अंदर मिलती है, और ये जो आउटडोर यूनिट होता है ये कंडेंसर का काम करता है, ये हीट छोड़ता है। तो ये जो हमारा है ये रिवर्सिंग वाल्व जो हम लगाते हैं 4 वे, इसके थ्रू ये पूरे साइकिल को रिवर्स कर देता है, हीटिंग में और कूलिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपने देखा कि पूरा प्रोसेस किस तरह से हमारा ये VRV मशीन के अंदर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें आप एट ए टाइम कूलिंग इफेक्ट ले सकते हैं या फिर हीटिंग इफेक्ट ले सकते हैं। दोनों इफेक्ट इकट्ठे आप इसके अंदर इस सिस्टम में नहीं ले सकते हैं आप। और दोस्तों आप जितने भी एयर कंडीशनर देखते हैं जो स्प्लिट यूनिट हैं जिसके अंदर हीटिंग और कूलिंग दोनों इकट्ठी होती है, उन सब सिस्टम के अंदर ये वाला जो सिस्टम है ये सिस्टम फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। और जो सोलर AC भी आते हैं जिसके अंदर कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट दोनों होते हैं, उसके अंदर ये ही सिस्टम लगा होता है, इसी सिस्टम से वो वर्क करता है। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये VRV मशीन के अंदर जो हीटिंग पंप मशीन होती है इसके अंदर कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल दोनों आपको समझाने की कोशिश करी है। और दोस्तों ये जो सिस्टम है, अगर आपको हीटिंग और कूलिंग का सोलर AC चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं, और मैं आपको ये AC जो है सोलर AC ये अवेलेबल करवा दूंगा। और अब मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर इस AC को देख भी सकते हैं, और मैंने ये लिंक के अंदर इसका मेंशन किया हुआ है, और मेरी वेबसाइट है उसके अंदर भी जाके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसको लाइक और शेयर करेगा, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।